अगर कोई विवाह शून्य घोषित कर दिया जाए, इलीगल यानी वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह वाइड डिक्लेयर किया जाता है, तो क्या ऐसी महिला जिसका विवाह इलीगल, अमान्य, वाइड यानी शून्य घोषित किया जा चुका है, वह महिला अपने पति के विरुद्ध जिससे उसकी शादी हुई थी 498A यानी डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर या किसी और बात को लेकर उसके साथ क्रोलिटी करने का आरोप लगाकर, जिसको कि दहेज प्रताड़ना का केस कहते हैं, क्या वह वो केस दर्ज करा सकती है? दोस्तों, इसी तरीके के फैक्ट से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी 3 सितंबर 2025 को दिया गया है। तो साथियों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में दिल्ली हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी को लेकर। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि 498A का मुकदमा किसके विरुद्ध किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट क्या थे और दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा फाइनली इस मामले में किस तरीके का फैसला दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। इससे पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट जो केस गया उसके फैक्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 498A यानी दहेज को लेकर के प्रताड़ित किए जाने का मुकदमा किसके किसके विरुद्ध किया जा सकता है। साथियों, 498A के संबंध में अक्सर मैं ढेर सारे वीडियोज लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की भी जानकारी देता रहता हूं। उन तमाम वीडियोज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। इंडियन पेनल कोड जुलाई 2024 से पहले तक जो कानून लागू था, आईपीसी के धारा 498A के तहत, जो अब 2024 जुलाई 2024 के बाद आईपीसी के स्थान पर जो बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसकी धारा 498A के स्थान पर हो गई है 85 और 86। तो इन दोनों धाराओं में यह कहा गया है कि किसी महिला के पति और पति के नातेदारों के द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पति का नातेदार है क्रूरता करता है या पति स्वयं क्रूरता करता है, तो 498A आईपीसी या 85 बीएनएस के तहत यह एक संज्ञेय अपराध होगा और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी धारा के तहत जो महिलाएं जिनके साथ डाउरी की डिमांड होती है, किसी और वजह से को लेकर भी जिनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो वह कोर्ट में केस करती हैं या पुलिस में एफआईआर लिखा सकती हैं। मैंने डिटेल में 498A पे भी वीडियो बनाया था, डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम इस प्रोविजन पे सिर्फ इतना ही ब्रीफ में बातचीत करेंगे कि किसके किसके विरुद्ध यह केस किया जा सकता है। तो कानून यानी प्रोविजन ये कहता है कि पति या पति के नातेदार, अब नातेदार में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची, मामा मामी, तमाम लोग आ जाते हैं। नातेदार में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है वो सब आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि यह जो केस दिल्ली हाई कोर्ट गया, इस केस के फैक्ट क्या थे और इस केस में किस तरीके का फैसला दिया गया। साथियों, जो केस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, अभी 3 सितंबर 2025 को आदेश हुआ। इस केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। कई इसमें 482 फाइल की गई थी। 482 के तहत चार्जशीट को क्वैश करने के लिए ये हाई कोर्ट गए थे। उसकी पूरी डिटेल स्क्रीन पे है। पार्टी नेम जो कि जजमेंट में छिपाया गया है, इसलिए पार्टी नेम आपको नहीं मिलेगा। इसके फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे। फैक्ट क्या थे? फैक्ट ये थे कि एक महिला डाइवोर्स के लिए एक वकील साहब के पास आती है, वो सलाह लेती है और इसी दौरान वकील साहब से संपर्क होता है, संपर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, बातचीत होने लगती है और फिर उस महिला और उस वकील साहब के बीच में ही शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर उस महिला का तलाक होता है। यह शादी आर्य समाज में हुई। फैक्ट ये आए हैं कि 2007 में शादी हो गई थी, जबकि डाइवोर्स, एक्स पार्टी डाइवोर्स 2010 में हुआ। इसके बाद
इन दोनों के बीच में भी कुछ समय के बाद डिस्प्यूट हो जाता है। महिला के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया, 40 लाख रुपए की मांग की गई, गहनों के गमन और ज्वाइंट बैंक खाते से अवैध रूप से पैसे निकाले गए, लॉकर्स से ज्वेलरी निकाली गई। इन तमाम आरोपों को लगाते हुए 406 498 ए बटे 34 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर के बाद विवेचना होती है, चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद जो और भी कुछ फैमिली के लोग थे उनको तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो पति था उसके द्वारा यह रिट फाइल की जाती है हाई कोर्ट के समक्ष और चार्जशीट को चैलेंज किया जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, हाई कोर्ट के समक्ष अभियुक्त के एक्यूज के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है अपने आर्गुमेंट में, जो तर्क रखा जाता है और तर्क संगत भी है, यह कहा जाता है कि 498 ए की जो परिभाषा है, जैसे मैंने अभी बताया कि पति और पति के नातेदार, उसमें शादी का होना बहुत जरूरी है, यानी पति पत्नी का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए पति पत्नी का रिलेशन नहीं रहा। और जब पति पत्नी का रिलेशन नहीं रहा या विवाह शुरू से ही शून्य था, तो फिर 498 ए का केस नहीं कर सकती है। इस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और चार्जशीट को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जो जस्टिस थी, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, वो पूरे मामले को देखती है और पूरे मामले को देखने के बाद बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं न्यायमूर्ति महोदया के द्वारा। यह कहा जाता है कि पति की परिभाषा उद्देश्य मूलक व्याख्या करते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति भी इस दायरे में आते हैं जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करते हैं, यानी जो मैरिज में एंटर करते हैं वो भी पति की परिभाषा में आ जाते हैं, भले ही वह विवाह बाद में तकनीकी रूप से अमान्य घोषित कर दिया जाए। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि भले ही विवाह बाद में इलीगल वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन वह भी पति की परिभाषा में आएंगे जो मैरिज में इंटर हुए। आगे कहा जाता है कि भले ही बाद में विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया, परंतु यह तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि दोनों ने पति पत्नी के रूप में साथ जीवन व्यतीत किया। शिकायत में लगाए गए आरोप भी समयावधि से संबंधित थे जब दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। ये गौर करने लायक बात है कि जो महिला ने आरोप लगाया था वो आरोप टॉर्चर के, वो भी उस दौरान के आरोप थे जब पति पत्नी के रूप में वह दोनों रह रहे थे। अदालत ने और एक महत्वपूर्ण बात कही, यह उस समय विवाह को शून्य या अमान्य घोषित नहीं किया गया। पारिवारिक न्यायालय ने यह घोषणा बाद में की, यानी जिस समय की परिस्थितियां बताई, जिस समय टॉर्चर की घटना बताई महिला में, उस समय शून्य घोषित नहीं किया गया, शून्य बाद में घोषित किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता केवल इसी आधार पर 498 से नहीं बच सकता। तो ये महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया कि भले ही शादी तकनीकी कारणों की वजह से बाद में वाइड डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन अगर मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में कोई इंटर हुआ है तो भी 498 ए का केस लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इस मामले में कोर्ट ने पाया कि कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, आरोप अस्पष्ट हैं, जनरल आरोप हैं, ठोस विवरण नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं पाया और एफआईआर और चार्जशीट को क्वेश कर दिया। दो महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। एक तो फैसला था रीमा अग्रवाल वर्सेज अनुपम, 2004 का मामला था। दूसरा था दिगंबर एंड एनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड एनोदर, ये 2024 का मामला था। दोनों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। तो केस को तो छोड़ दिया, दारा लक्ष्मी नारायण की केस का भी हवाला दिया, लेकिन जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ कि भले ही शादी बात के वाइड डिक्लेयर हो जाए तब भी वो महिला 498 का केस दर्ज कर सकती है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।